हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एकदम क्लियर है। चलो तो फिर आगे की बात करते हैं। अब जो है वो कल कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? कल तो फिर खूब क्लास हो गई थी तुम्हारी। कल तो जाते जाते जो है वो 8 घंटे तुम मेरे से ही पढ़े केवल। हैं? तो आज भी 8 घंटे के लिए तैयार हो? वैसे के वैसे ही पढ़ना, बस 5 दिन हिम्मत रख लेना, आज बैंकिंग और शेयर मार्केट करेंगे। हम तो कब से बैठे हैं। कब से क्यों बैठे हो? रिवीजन करना चाहिए ना। सुबह 7 बजे क्लास तुम्हें इसलिए दी जाती है कि तुम लोग टाइम पे रिवीजन कर लो। टाइम पे रिवीजन कर लो। ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका कंप्लीट इको सर्वे और करंट दोनों मैं आपको 15 तक करवा दूंगा। शाम को 8 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रखना है एक बार, ताकि आप भी फ्री मैं भी फ्री। आप भी फ्री मैं भी फ्री। सही है ये प्लान? ठीक है। और आज इको की आपकी कंप्लीट पीडीएफ भी आ गई है। मिलते हैं अपन जो है वो क्लास केवल सीटी वालों के लिए है। मैन इंडियन इको बाद में स्टार्ट होगी। कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? कौन से आर्टिकल तक पढ़ लिया था? 117 तक पढ़ लिया था ना। 117 के आगे तो कुछ था ही नहीं फिर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोलूँगा, है ना। चलो रिवीजन करो एक बार। पॉलिटी में तो कोई टेंशन नहीं है ना अब किसी भी प्रकार की। पॉलिटी में तो जो है कोई टेंशन नहीं है ना। तो ठीक है, तो फिर बाद में पॉलिटी में कोई टेंशन नहीं है तो आपकी आज पॉलिटी जो है वो 123 तक जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जितनी और बातें हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में जो है वो अभी 1 घंटे का रेस्ट लेके 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आज फिर हम जो है वो इंडियन को पढ़ेंगे। ठीक है। चलो तो फिर अभी एक बार केवल जब पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी रिवीजन करवाता हूँ, पॉलिटी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, फिर आगे चलेंगे हम लोग। फिर जो है वो आगे चलेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया था, ये आगे वाले आर्टिकल याद करवाता हूँ फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 118 क्या कहता है? संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं संचालन के नियम बना सकता है। संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं संचालन के नियम बना सकता है। 118 क्या कहता है? साथ के साथ पढ़ो। हाँ, मतलब है प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया एवं नियम बना सकता है, परंतु जब तक नियम नहीं बनाए तब तक पुराने नियम लागू रहेंगे। याद रखें। राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के परामर्श से संयुक्त बैठक से संबंधित नियम बना सकते हैं। संयुक्त बैठक से संबंधित नियम कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। और हर सदन, राज्यसभा अपने नियम बना सकती है, लोकसभा अपने नियम बना सकती है। पहले चीज क्लियर। 118 यह आर्टिकल एकदम इजी है। 119 क्या कहता है? संसद वित्तीय कार्यों से संबंधित अपनी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। संसद वित्तीय कार्यों से संबंधित है अपनी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। 118 आप सामान्य नियम और 119 वित्तीय कार्य लिखो एक बार सभी के सभी। 118 संसद अपने नियम खुद बना सकती है, और दोस्तों 119 संसद जो है वो वित्तीय कार्य संबंधी जो है वो अपने जो है वो दोस्तों जो है वो क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। रिवीजन, रिवीजन क्या सब पढ़ा तो दिया, कंप्लीट होने वाला, और क्या रिवीजन चाहिए तुम लोगों को। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। संसद में कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। सदस्य अध्यक्ष एवं सभापति की अनुमति से अपने विचार मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं। संसद की भाषा क्या है दोस्तों? आपके संसद की भाषा। तो संसद में जो है वो हिंदी अंग्रेजी में जो है वो कार्य किया जाएगा, और अध्यक्ष की
और सभापति की अनुमति से कोई व्यक्ति विचार मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकता है। देखते हो आप लोग, ये लोग जो है वो विचार अपने मातृभाषा में भी तो करते हैं, लेकिन पहले अप्रूवल लेते हैं, पहले उसका जो है वो अप्रूवल लेते हैं, शपथ लेते हैं ना मातृभाषा में, पहले उसका अप्रूवल लेते हैं। 121, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपने कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में, ठीक है, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे कोई चर्चा नहीं करेंगे हम, सदन के अंदर जो है वो कोई चर्चा नहीं करेंगे, उनके आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में कोई चर्चा जो है वो ये नहीं करेंगे। तो फिर बाद में जो है कोर्ट वालों को कुछ करना पड़ेगा। तो कोर्ट वाले क्या कह रहे हैं, न्यायालय के द्वारा भी संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। तो उन्होंने एक दूसरे को जो है वो क्या कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। तो 121 और 22 जो है वो भी अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट है कि भी 121 में तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कोई भी आचरण जो है उसकी हम जो है वो चर्चा नहीं करेंगे। और फिर 122 कह रहा है कि कोर्ट भी जो है ना वो भी जो है वो संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। और 123, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह तभी लाया जा सकता है जब दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो कि हमें जो है वो तत्काल आवश्यकता है, इसलिए लाया जा सकता है। ये 123 तक आर्टिकल है। अब करवा दो रिवीजन 79 से लेकर 123 तक, याद हो जाएंगे, कोई बहुत भारी नहीं है। 117 के बाद में तो बहुत ही ईजी है। 117 के बाद में तो क्या है दोस्तों, आपके 118 में सदन अपने नियम जो है स्वयं बना सकता है, सदन अपने नियम स्वयं बना सकता है। और 119, सदन अपने वित्तीय कार्य संबंधी नियम बना सकता है, वित्तीय कार्य संबंधी नियम बना सकता है। 120 क्या कह रहा है, ये दोनों सेम है। 120 कह रहा है सदन के अंदर भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 121 कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के बारे में, के जज जो है उनके बारे में चर्चा नहीं होगी, जज के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। दूसरा 122 है, हाँ सदन की भी कोर्ट में जांच नहीं होगी, ये तो हमने विशेषाधिकार में पढ़ा था। और 123 क्या है, अध्यादेश। 123 क्या है, अध्यादेश। अब बताओ रिवीजन की इच्छा किस किस की, फिर आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ फिर आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। अध्यादेश क्या होता है उसको अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। 79 से लेके ये नया जी कह रहे हैं सर DPSP याद करवाओ। DPSP कब मैं करवाया तो था, स्टिकर वालों को ऑफर दे तो रखा है, बूस्टर 40 कोड लगाओ और मौज करो। अध्यादेश क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, ऑर्डिनेंस के ऊपर बात करेंगे। पहले याद कर लें सारे आर्टिकल, एक बार रिवीजन और करवा दूं, फिर अपन ऑर्डिनेंस पे बात कर लेंगे। आपके भी काम ठीक, मेरे भी काम ठीक, आपको भी याद हो जाएगा। याद आ रहा है तुम लोगों को कि जो है वो 79 में, साथ साथ बताते जाओ, 79 में संसद का उल्लेख था, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन आयोग, याद आ रहा है, 83 पदावधि, 84 योग्यता, फिर 85 70 86 अभिभाषण, 87 विशेष अभिभाषण, और 88 याद रखें। और किस चीज़ को, मंत्री और महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, याद है। फिर उसके बाद में 89 राज्यसभा अपना एक उपसभापति चुनेगी। 90 पद रिक्ति कैसे होगी। 91 उपसभापति सभापति के रूप में काम करेगा तो सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा। 92 जब इन दोनों को हटाने का प्रस्ताव होगा तो विचाराधीन नहीं होगा। जायज बात। ये आपकी सारी किससे हैं, राज्यसभा से। फिर आते हैं दोस्तों आपके 93
लोकसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। पद रिक्ति कैसे होगी? उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो सारी शक्तियों का उपयोग करेगा। हटाने का जो है वो मामला चलेगा तो उस समय पीठासीन नहीं होंगे। पढ़ा था हम लोगों ने। फिर आगे चलते हैं और देख 97 में क्या है भाई, अब इतनी बात हो गई तो जो है वो इन्हें वेतन भत्ते तो दो अलग से। तो ये दोस्तों इनके जो है वो वेतन भत्ते, क्या है, वेतन भत्ते। और उसके बाद में 98 के अंदर क्या है, इनको सचिवालय तो दो, बैठने के लिए जगह तो दो। हाँ सही बात है। 99 में फिर सबको शपथ तो दिलाओ, ये भी सही बात है। और 99 बाद में 100 में गणपूर्ति तो करो, ये भी ठीक बात है। और फिर गणपूर्ति के बाद में अब 101 से चालू बात होती है कि पद रिक्त कैसे होंगे। फिर 102 आपके यहाँ पे जो है वो पद रिक्त अगर हो गए हैं तो उसके अंदर बाद में जो है आपके यहाँ पे निर्हरता क्या है, निर्हरता के बारे में भी निश्चय कौन करता है, राष्ट्रपति। दल बदल वाले में अध्यक्ष। 103 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति उसकी जो है वो लास्ट डिसीजन लेगा। 104 में 500 रुपये का जुर्माना है अगर निर्हर आदमी जो है वो सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। 105 सदन के विशेषाधिकार, क्या भाई, सदन और सदस्य के विशेषाधिकार। 106 वेतन। 107 साधारण विधेयक की प्रक्रिया। 108 संयुक्त अधिवेशन। 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, मनी बिल। 110 मनी बिल जो है उसकी परिभाषा। और 111 राष्ट्रपति जो है उसका अनुमोदन। फिर आगे वाले बड़े इजी हैं तो तुम लोगों ने याद किए। ओके। 112 बजट। 113 प्राकलन। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक कर वो अनुदान। 116 लेखा और वो अनुदान, लेखानुदान और वो अनुदान। 117 वित्त विधेयक। 118 19 याद करो। सदन अपने नियम बना लेगी और वित्तीय कार्यों के नियम भी बना लेंगी। 120 बादशाह। 121 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के बारे में चर्चा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो सदन के बारे में कोई जांच नहीं करेंगे। और 123 अध्यादेश। ये बताओ भाई, यहाँ तक मामला किसको क्लियर है? रिपीट तो अब आप रिवीजन करेंगे खुद, मैं रिपीट नहीं करूँ, मैंने खूब कर दिया रिपीट। बताओ। रिपीट का रिवीजन आप करेंगे। सर जो है वो एग्ज़ाम से पहले एक और रिवीजन करवा देना। हाँ वो करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 123 तक मामला अंडर कंट्रोल में है। बहुत होशियार हो तुम। अब थोड़ी थोड़ी बातें कर ले, थोड़ी थोड़ी जो है वो बातें कर ले। चलो तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। ताकि जो है ना थोड़े थोड़े फैक्ट और तैयार हो जाएं तुम्हारे। चलो तो चलो, कुछ समितियाँ और बची हुई महत्वपूर्ण बातें जो है वो लिख लो तुम भी शॉर्ट में, अगर तुम्हें भी याद करने हो तो। पर ऐसे ही याद करना 79 से 82 तक, फिर ये 8 7 में, फिर 97 से लेकर जो है वो 101 तक बैठ जाए या 100 तक देख लो, फिर ये 111 तक, फिर 112 से 123 तक। अब परी कोई फोकस करें या मेंस को साथ पढ़े करेंगे। आज शाम को हम लोग जो है वो 8 बजे क्या पढ़ेंगे, सेवा चैप्टर पढ़ेंगे।
आज शाम को क्या पढ़ेंगे? हाँ, इनमें कुछ रिपीट नहीं करना है। 118 में सदन अपने नियम बना सकता है, वित्तीय कार्यों के नियम बना सकता है, सदन की भाषा, और उसके बाद में जो है वो 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की आप जो है वो कोई चर्चा नहीं करेंगे सदन में, और फिर सदन की कोई भी जांच न्यायालय नहीं करेगा। और 123 में अध्यादेश। सर टेस्ट सीरीज का बताओ सर, परी के लिए बताऊं तुम्हें? हाँ, तो टेस्ट सीरीज के लिए बता देता हूँ। 15 तारीख का टेस्ट जो है ना, तुम में से हर बच्चा देगा। 15 का टेस्ट तुम में से हर बच्चा देगा। 22 का टेस्ट भी हर स्टूडेंट देगा। और 27 का टेस्ट भी हर स्टूडेंट, 29 का टेस्ट जो है आपका, 29 का टेस्ट भी हर स्टूडेंट देगा। मतलब इस तरीके से तुम्हारी टेस्ट सीरीज की शेड्यूलिंग की है कि हर स्टूडेंट हर टेस्ट देगा। अब क्या बोले सर, हमने तो अभी पढ़ना चालू किया, हम कैसे करेंगे? 15 के टेस्ट में कंप्लीट इको सर्वे है, जो कि मैं आपको कवर करवा दूंगा। कंप्लीट सर्वे, इको सर्वे है। कंप्लीट दोस्तों आपका करंट अफेयर है अगस्त तक का, कंप्लीट करंट अफेयर है। तो बताओ दे लोगे आके? हाँ, बस आज डिसीजन ये लेना है कि कहाँ कहाँ टेस्ट करवाना है। कंप्लीट इको सर्वे और करंट। 22 तारीख की बात अगर हम करेंगे तो 22 तारीख का टेस्ट भी तुम सब लोग दोगे, क्योंकि मैं 22 तक तुम्हें राजस्थान पॉलिटी से जो फ्री कर दूंगा। 29 का टेस्ट भी तुम सब दोगे। इंडिया पॉलिटी जो है वो तुम्हारी जो है वो बढ़िया खींच के चल रही है। शेड्यूल बनाया ही ऐसा है, शेड्यूल बनाया ही आप लोगों के लिए ऐसा है, और तब तक फिर आगे वाली चीजें भी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। तो आ नहीं सके वो ऑनलाइन, हाँ, और जो जहां जहां हम करवाएं वहां वहां ऑफलाइन। हाँ, चले वो काम ठीक है, तो चलो फिर बाद में, वो काम ठीक है तो आगे चला। हाँ, तो अब दोस्तों बात करते हैं। अब हम सबसे पहले अध्यादेश के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, वो मैं आज बता दूंगा। राजस्थान पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हारी हो जाएगी राजस्थान पॉलिटी जो है वो 10 दिन में। हाँ, अब बात करते हैं आपके यहाँ पे, और क्या बात करनी है आप लोगों को कि जो है वो आपके यहाँ पर अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो ये चीज़ याद रखें कि अध्यादेश है क्या। देखो, अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के पास जो है वो आर्टिकल 123 के तहत शक्ति है कि वह तत्काल परिस्थिति में जब उसके पास जो है वो समय नहीं है, मतलब या तो दोनों सदन कार्यवाही में नहीं है, या फिर एक सदन कार्यवाही में नहीं है, और तत्काल परिस्थिति आ गई कि हमें कोई चीज पारित करनी है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है। अध्यादेश पारित कर सकता है, और अध्यादेश में वो सारी शक्तियां होती है जो एक विधि में होती है, जो एक विधेयक में जो शक्ति होती है, जो एक एक्ट में जो शक्ति होती है, वो सारी की सारी शक्तियां अध्यादेश में होती है। क्या समझे तुम लोग? अध्यादेश में वो सारी शक्तियां होती हैं जो किसी लॉ और एक्ट में होती है। मतलब मान लो कि कोई विधेयक लाने के लिए टाइम नहीं है, कोई विधेयक लाने के लिए, हाँ, टाइम नहीं है, तो इस कंडीशन में अब जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो सरकार क्या कर सकती है। मान लो कोई सदन कार्यवाही में नहीं है, और या फिर दोस्तों जो है वो एक सदन कार्यवाही में नहीं है, और उन्हें जो है वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी की बिल लाना ही पड़ेगा भाई। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ प्रोविजन है कि अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रही है, सरकार को कोई चीज़ अभी बनानी है, अभी कोई जो है वो विधेयक लाना है, तो सरकार अस्थायी रूप से राष्ट्रपति जो है के द्वारा अध्यादेश जारी करवा लो। राष्ट्रपति के द्वारा क्या जारी करवा लो? अध्यादेश जारी करवा लो। अध्यादेश में वो सारी चीज़ें हैं, अध्यादेश में वो सारी पावर है जो एक विधेयक में होती है। तो संसद के दोनों सदन जैसे ही प्रारंभ हो जाए, संसद के दोनों सत्र आरंभ होने पर अध्यादेश सदन के समक्ष रखा जाएगा। फिर जैसे ही जो है वो दोनों सदन आ जाएंगे तो उस समय समक्ष रखा जाएगा कि भाई साहब अब जो है ना, हमने उस समय जो है वो लगा लिया था मामला, लेकिन अब जो है वो आप देख लो, ठीक है तब तो पारित कर दो, ठीक नहीं है तो हटा दो।
हाँ, ठीक नहीं है तो हटा दो, ठीक नहीं तो हटा दो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बार बार गलत पढ़ते हैं कि अध्यादेश 6 माह तक रहता है, नहीं। सत्र प्रारंभ होने के 6 वीक के अंदर अगर आप इसे दोनों सदन से पारित करवा दो तो ठीक है, नहीं तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। नहीं तो जो है वो दोस्तों ये आपका जो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है अगर अनुमोदन नहीं होता तो। बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं। 6 माह वाला चक्कर मत करना, कभी भी अध्यादेश गलत मत कराना। अध्यादेश जो है वो दोस्तों एक चीज़ बेसिक सी आप लोगों को याद रखनी है। आर्टिकल 123 से जो आपकी संसद की जिन चीज़ों पे शक्तियां हैं, हाँ मतलब संसद की शक्तियां किस पे हैं, एक संघ सूची पे और एक दोस्तों आपकी समवर्ती सूची पे। राज्य सूची पे थोड़ी बना सकते हैं कानून, संघ सूची समवर्ती सूची पे राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल परिस्थिति कोई आई है, आकस्मिक परिस्थिति कोई आई है, उसमें जो है परिस्थिति कोई आई है तो उसमें जो है वो दोस्तों याद रख लेना, या तो दोनों सदन या कोई एक सदन जो है वो अगर नहीं है प्रक्रिया में तो उस कंडीशन में अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश जो है वो एक अस्थायी व्यवस्था है जो कि सदन जैसे ही वापस आएगा उसके 6 सप्ताह के अंदर या तो पारित कर दो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, यही आएगा। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत है, 123। हाँ, 6 वीक से पहले खत्म किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है। अगर जो है संसद आकर कह दे इसको खत्म करना है तो संसद खत्म भी कर सकती है। हाँ, याद रखें, सदन के समक्ष तो पहले दिन ही रखा जाएगा, तो अनुमोदन कर दे तो ठीक है और खत्म कर दे तो भी ठीक है। हाँ, सदन दोनों सदन में ही है, मतलब है तो विधि ना, है तो विधेयक ही। घनी बार जारी हुआ अध्यादेश हो गया, रिपीट टू रिपीट होते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है कितने हुआ। अमन बस 1-2 दिन बाद इको कंप्लीट हो जाए, इंडियन इको, फिर वो अब तुम्हारा यही चलेगा डेली 7 घंटे मेरे साथ। चले आगे, तो चलो फिर आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। हाँ, तो ये प्रॉपर अब कुछ प्रस्ताव जो है उनके ऊपर बात करते हैं, जैसे आपके यहाँ विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब आपके आर्टिकल 123 तक तो कंप्लीट हो गया, पर कुछ चीज़ें हैं जो और पूछी जा सकती हैं, अन्य मिसलेनियस जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ताकि कल को जो है वो कोई प्रश्न आ जाए तो आपको जो है उस चीज़ में समस्या नहीं आए, आपको कोई इस चीज़ में समस्या नहीं है। जैसे विश्वास प्रस्ताव क्या, विश्वास प्रस्ताव क्या, अब संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, बस सीधा सा विश्वास प्रस्ताव का बेसिक सी चीज़ क्या है कि मान लो कि सामने वाले अविश्वास प्रस्ताव लाए, उससे पहले ही जो है ना सत्ता पक्ष वाले विश्वास प्रस्ताव ले आते हैं कि भाई तुम हमें हटाने के लिए ला रहे हो, हम बने रहने के लिए ला रहे हैं। तो याद रखें, जो सत्ता पक्ष जो है वो लोकसभा के अंदर, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लोकसभा में जो है वो अपना विश्वास प्रस्ताव ले, अब लाने की क्या जरूरत पड़ी, बहुमत सिद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी। गठबंधन सरकारों में या राजनीतिक अस्थिरता के अंदर जो है वो सत्ता पक्ष अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है वो क्या लेकर आती है, विश्वास प्रस्ताव, कि हमारे पास मेजोरिटी है, आप अविश्वास प्रस्ताव का प्रयास मत करना। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है भाई, रोग हो उससे पहले टीका लगवा लो, मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव सामने वाला लाए उससे पहले ही जो है वो दोस्तों जो है वो विश्वास प्रस्ताव ले हो। तो ये बहुत बार होता है, ये बहुत बार होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं, अपने यहाँ पे जब राजस्थान विधानसभा के अंदर जो है वो हरियाणा जाके जो अपने बैठ गए थे कांग्रेस के कई विधायक जो है वो, याद है, मानेसर, हाँ, तो फिर बाद में उनमें सब सही हो गया तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाती, उससे पहले ही उन्होंने जो है खुद ही विश्वास प्रस्ताव ला के कि अब हम सब साथ साथ हैं, साथ साथ हैं, साथ साथ हैं, याद है। तो विश्वास प्रस्ताव क्या है,
विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाए उससे पहले ही सत्ता पक्ष अपना जो है वो मेजोरिटी शो कर दे तो ज्यादा बढ़िया है, बिना मतलब टेंशन नहीं रहे कल को कोई कहाँ चला जाए। अब आता है अविश्वास प्रस्ताव। संविधान में जो है वो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में भी नहीं है, लेकिन लोकसभा के नियम 198 में इसकी प्रक्रिया बताई हुई है। लोकसभा के नियम है 198 में इसकी प्रक्रिया बताई हुई है। क्यों याद रखना है तुम लोगों को ये? हाँ 198 अविश्वास प्रस्ताव सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब आप ये याद रखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो है ना उसके बारे में आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जो है वो आपकी मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? सामूहिक उत्तरदायित्व तो उसका किसके लिए है? सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्री परिषद का किसके प्रति है? तो ये याद रखना, सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। तो जब मंत्री परिषद के ही खिलाफ लाया जाता है तो केवल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। ये आप लोगों को पता है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि आपका लोकसभा का नियम 198, एक में याद कर लो, सारों में याद नहीं करूंगा मैं नियम, हाँ केवल जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ ये प्रस्ताव लाते कहाँ से अभी बताता हूँ, सारी चीज बेसिक से सब एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य तो पता है, सरकार को जो है वो हटाना उद्देश्य। तो यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि सरकार जो है और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। इसे लोकसभा में पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई मुंह उठाए कह दे बस हम आपके लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। भाई कोई मतलब आधार है क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने का? आपके पास जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो क्या बोलते हैं कि मतलब अगलों के पास मेजोरिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी सरकार बढ़ाने की थोड़ी कुव्वत है क्या? थोड़ी बहुत जो है क्षमता है क्या? कल को एक बात बताओ, अविश्वास प्रस्ताव हर कोई लाने लग जाए तो फिर तो बाद में दिल्ली अविश्वास प्रस्ताव भी चले। तो कम से कम एटलीस्ट जो है वो 50 जने तो हैं क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जो है वो 50 जने क्या है क्या? बाद में वोट तो तुम्हें जो है खूब चाहिए होंगे, वोट तो 272 चाहिए तुम्हें, वोट तो तुम्हें क्या चाहिए 272 चाहिए, लेकिन 50 तो एटलीस्ट है क्या? इसे पेश करने से पूर्व विपक्षी दल द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी जाती है। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों ला रहे हो, ला रहे हैं अगली मर्जी, हटाना चाहते हैं सरकार को। हाँ कारण बताने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सूचना दी जाती है कि हम जो है इनको हटाने के लिए क्या ला रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जय एकदम क्लियर। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, इसका उद्देश्य तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य है सरकार को सत्ता से हटाना, याद रखना। मतलब ये पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, ये पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। अब देखो इनके फैक्ट भी देखेंगे, सारी चीज बताएंगे। पहले मुझे ये बताओ अविश्वास प्रस्ताव किस किस को क्लियर? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा के नियम 198 के तहत लाया जाता है, पहली चीज क्लियर। कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूचना दे दो बस जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो सूचना दे दो। 50 जनों के साइन होने चाहिए, 50 लोगों के जो है वो आपके पास है साइन होने चाहिए। लोकसभा में ही लाया जाता है, हाँ में ही लाया जाता है। और ये अगर सामान्य बहुमत से पारित हो जाए, ये अगर सामान्य बहुमत से पारित हो जाए तो इस कंडीशन में सरकार जो है वो गिर जाएगी, सरकार है जो है वो खत्म। ये बताओ किस किस को क्लियर? हाँ और फिर फैक्ट पढ़ लेंगे कौन लाया यार क्या था। हाँ फिर ये 50 लोग कहाँ से आएंगे? भाई बाहर के लोगों से साइन मत करवा लाना तुम। ये 50 लोग कौन होंगे? आपके जो है वो सांसद ही होंगे, और ये भी जो है वही लोकसभा के सांसद होंगे। तुम कहीं बाहर से 50 जनों के साइन करके लिए हो, कैंटीन में बैठे हैं तो वहाँ लोकसभा की कैंटीन में जो है वो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं तो लोकसभा के गार्ड से साइन करवा लिया यार, कैंटीन वालों से करवा लिया यार, सबसे जो है ना वहाँ बाबू लग रखे हैं उनसे करवा लिया यार, अधिकारी से करवा लिया यार, कि हमारे पास 50 जने सत्ता गिराना चाहते हैं।
हाँ, ऐसे मत कर देना। हेम सिंह जी प्रयास करते हैं, है ना। मोहित कह रहा है कि विपक्ष पार्टी के 50 मेंबर, पक्ष वाले तो क्यों ही साइन करेंगे तुम्हारे। हाँ, तो विपक्ष के ही होंगे अगर आपको गिराना है तो। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव, हाँ, कोई इसके अंदर सूचना देनी है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 के अंदर जो है जेबी कृपलानी जी लाए थे नेहरू जी के विरुद्ध, पारित नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? पारित नहीं हुआ था। मोरारजी देसाई के लिए भी 2 बार लाया गया, एक बार पारित नहीं हुआ और एक बार मतदान से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि क्यों फालतू में तुम लोग बेइज्जती करो भाई, इससे अच्छा मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, इससे अच्छा मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि सबसे ज्यादा था। हम्म। नहीं खुशबू जी अभी यूट्यूब पे होगी, ऐप पर इतनी क्लासें तो हो रही है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है एम सिंह जी 50 सांसद एक ही पार्टी के हो, 50 जो है वो आपके पास होने चाहिए बस। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सांसद कौन है? ज्योतिर्मय बसु, ये अकेले ही 4 बार ले आए। ये अकेले 4 बार लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो स्वयं 2 बार जो है वो दोस्तों जो है वो लेकर आए, एक बार इंदिरा जी के खिलाफ है और एक बार नरसिंह राव जी के खिलाफ। ठीक है, और उसके साथ साथ याद रखना है 1996 और 98 में 2 बार स्वयं भी जो है वो विश्वास मत हासिल करने में जो है वो असफल रहे। 2 बार सरकार गिरी थी अटल जी की, एक बार 13 महीने, एक बार 13 दिन, और अब तक 26 अविश्वास प्रस्ताव आए। अब तक कितने? 26 अविश्वास प्रस्ताव आए। सॉरी। तो क्या याद रखना है, बेसिक सी बात, ज्यादा फैक्ट में नहीं जाएंगे आपके आपके लिए जो है वो, फिर भी आप लोगों को बेसिक सी बात याद होनी चाहिए। हाँ, फिर भी आप लोगों को बेसिक सी बात याद होनी चाहिए, और बेसिक सी बात क्या याद होनी चाहिए भाई, कि जो है वो आपके यहाँ पर है सॉरी भाई एक मिनट। कि जो है वो सबसे पहले जेबी कृपलानी जी जो है वो नेहरू जी के विरुद्ध लाए, मोरारजी देसाई के खिलाफ 2 बार लाया गया, एक बार पारित नहीं हुआ, दूसरी बार पारित उन्होंने होने नहीं दिया, पहले ही त्याग पत्र दे दिया। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 15 बार लाया गया, मैक्सिमम था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो खुद 2 बार लेके आए, और उनके विरुद्ध भी जो है वो 2 बार लाया गया। हाँ, 2 बार उनकी सरकार गिरी, एक बार 13 दिन रही थी सरकार, एक दिन जो है उन्होंने 13 माह चलाई थी सरकार। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी थोड़ी याद कर लेना अगर जी करे तो। थे तो सदस्य तो थे नहीं पूरे, लाने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है इनकी। चले गए। एक में जो है वो, अभी तुम लोग फ्री हो जाओगे ना पॉलिटी से, पॉलिटी का रिदम बना हुआ है मेंस के अनुसार, अभी पढ़ा दूंगा तुम्हें अगर फ्री हो जाओ तो तुम लोग। ये जो आर्टिकल 123 तक जो है वो तुम लोगों ने पढ़ा है, फ्री वालों ने, अभी टाइम है तुम्हारे पास। हम्म। अब इसी को मेंस के अनुसार कर दें, टाइम तो लगेगा वापस। वैसे इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा, अब तक कोई मेरे हिसाब से 30-35 सेशन हुए होंगे। सीटी के बाद फ्री हो तुम लोग? चलो हाँ। अब मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, सर आप मेंस की क्लासेस चला रहे हो बहुत बढ़िया, बस एक बार सीटी दे दें उसके बाद में कितनी करा दो, बोले ये एक विनम्र निवेदन है कि एक बार थोड़ी क्लासें कम ले लो, एक बार क्लासेस जो है वो क्लासें कम ले लो। मैं ठीक है भाई, कम ही ले रहे हैं, पहले तुम्हारी ले लेते हैं सारी। सीटी के बाद सब फ्री हो, सीटी क्लियर तुम सबका हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं इको सर्वेयर वो करंट अब मैं जो चालू करवा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए शाम को 8 बजे, वो रेगुलर देख लेना, दोनों किताब आई गई है, तुम्हें मिनिमम मार्क्स लेकर आने, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सीटी सबका क्लियर हो जाएगा इस बार। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है अब। आगे बात करते हैं निंदा प्रस्ताव के बारे में।
अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे निंदा प्रस्ताव। इसमें सरकार के किसी मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है वो दोस्तों ये लाया जाता है, याद रख लेना, मंत्री और मंत्री परिषद के विरुद्ध, मतलब सरकार की नीति की जो है वो निंदा की जाती है। और अब मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, लोकसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव भी क्या लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। इसे पेश करने के लिए भी 50 लोगों के साइन होने चाहिए। और अगर ये भी पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आभास हो जाता है कि भाई तुम जो है वो सत्ता में जो है अगर हो और निंदा प्रस्ताव तुम्हारे खिलाफ पारित हो गया तो इसके बाद में जस्ट बाद में विपक्ष क्या लेकर आएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। क्या लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। ये मतलब एक तरीके से निंदा प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों आपके यहाँ पे, सरकार के किसी मंत्री या मंत्री परिषद के किसी कार्य की निंदा करने के लिए लाया जाता है। अब मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा रहा है तो लोकसभा में लाया जाएगा, स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी 50 साइन चाहिए होते हैं, अध्यक्ष को रिपोर्ट करना पड़ता है, सारी चीजें। लेकिन ये पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार को टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी तो पारित हो सकता है। तुम्हारे पास मेजोरिटी कहाँ है, तुम्हारे पास मेजोरिटी कहाँ है। अगर किसी सरकार, मतलब मान लो कि आज मोदी जी के खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव लाया जाए, या निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए, या आपके जो अमित शाह जी के बारे में, अमित शाह जी के खिलाफ तो कौन निंदा प्रस्ताव लाएगा, मतलब और मंत्री ले लो कोई भी, ठीक है। तो अब अपने जो जैसे गजेंद्र जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए, अब अगर वो आपका मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के किसी कार्य के ऊपर जो है वो निंदा के लिए विपक्ष प्रस्ताव लाए, 50 जनों के साइन करवा के लाए, उसके बाद में अगर वो पारित हो जाए तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो फिर विपक्ष को क्या करना चाहिए, हाथों हाथ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। क्योंकि अगर ये पारित हो रहा है तो उसकी भी संभावना है ना, ये पारित हो रहा है तो उसकी भी संभावना है ना। तो बस सिंपल सी बात है, निंदा प्रस्ताव। फिर आगे चलते हैं आपके यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन, जो आपका स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में बात करते हैं। कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाना हो जिस पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता हो, कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो, सारे काम स्थगित कर दो, सारे काम स्थगित कर दो और केवल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करो। इसमें भी सरकार की निंदा का तत्व होता है, इसलिए सरकार के खिलाफ ही लाया जाता है। तो ये भी केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि इसमें सरकार की निंदा का तत्व है। इसे पेश करने के लिए भी लोकसभा के 50 सदस्यों के साइन जरूरी है। और फिर बाद में इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे चर्चा होनी चाहिए, प्रस्ताव पे कम से कम 2.5 घंटे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, अब इसका ये नहीं है कि ये कोई पारित हो गया तो जो है ये वो स्थगन प्रस्ताव जो है वो इसलिए लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव भी सामने वाले लाएगा, तो दूसरा जो है वो ये थोड़ी है। निंदा प्रस्ताव कौन लाता है, वो तो सिंपल सी चीज है ना, विपक्षी लाएगा। मंत्री परिषद और मंत्री की आलोचना पक्ष तो करेगा नहीं, तो सत्ता पक्ष तो करेगा नहीं। हाँ, होकर अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, अभी क्लास में आएंगे तब आपको मिल जाएंगे। पहले एक बार पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी के टाइम पॉलिटी की बात, इक्को के टाइम इक्को की बात। हाँ, अब मेरे को ये बताओ, आज तुम लोगों की सीटी में इंडियन इको की आपकी जो क्लासेस चल रही है उसमें क्या इच्छा है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति पढ़ लें या कृषि उद्योग या सेवा पढ़ लें, क्या इच्छा है तुम्हारी। आज भी 4 घंटे क्लास होगी, तभी तो मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि जो है वो 4 घंटे अगली क्लास लेनी है मुझे। अगली क्लास कितने घंटे लेनी है, 4 घंटे। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, हाँ सर जयपुर में सेंटर कहाँ रहेगा, आप पहले ही आओगे क्या टेस्ट देने से पहले ही। चलो तो आज बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। लाया जा सकता है, सार्वजनिक महत्व का जो है वो कोई भी मुद्दा उस पर लाया जा सकता है। सेमिनार का बता दो, 15 तारीख को रखेंगे। स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, इस कन्फ्यूजन से आप बाहर आए। वो तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है जनरली। तो इसमें कोई सार्वजनिक मुद्दा उठाया जाता है जिस पर तत्काल चर्चा होती है, अतः सदन कार्यवाही को स्थगित करके सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करता है।
इसमें भी सरकार की निंदा का तत्व होता है। इसमें भी लोकसभा के 50 सदस्यों की साइन चाहिए, 2.5 घंटे चर्चा होनी चाहिए, पर गुण होने चाहिए। एक तो मुद्दा जनता के हित से जुड़ा होना चाहिए, एक तत्काल विचार करने योग्य होना चाहिए, और प्रस्ताव में एक ही विषय होना चाहिए, अलग अलग विषय नहीं होने चाहिए। मान लो कोई रेल एक्सीडेंट हो गया या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया, तो उस कंडीशन में जैसे कहीं नीट का पेपर है, हाँ, तो नीट के पेपर के ऊपर जो है वो लाया जा सकता है। तो ये जनता के हित में हो, तत्काल विचार करने योग्य हो, और प्रस्ताव एक विषय से संबंधित होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। क्लियर? चलेंगे। अब बात करते हैं, हाँ, स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री, कोई सदस्य ला सकता है, पक्ष ला सकता है, कोई भी पार्टी ला सकती है। ठीक है सर। सरकार मेजोरिटी से सत्ता में आई है, तो बाद में मेजोरिटी कम कैसे हो जाती है, जिससे अविश्वास आ जाता है? वो तो अब जैसे मान लो कि आज जैसे सरकार मेजोरिटी में आई है, तो अब आज जो है वो सरकार बीजेपी की जो है मेजोरिटी में है, जनरली एनडीए की। तो साथ के अंदर जदयू भी है, और साथ के अंदर आपके जो है वो एक पार्टी और भी है। तो 2-3 पार्टियां जो है वो साथ मिलकर जो है वो सहयोग देती है, तभी तो सरकार बन रखी है। अगर दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां जो है चंद्रबाबू नायडू और उसके साथ साथ जो है वो अगर है आपके नीतीश कुमार जी, टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी अगर हट जाए, वो कहते नहीं हमारा तो मोह भंग हो गया, तो सरकार दूसरे दिन ही गिर जाए। सरकार दूसरे दिन ही गिर जाए। तो 272 जो है वो आपका मेजोरिटी नंबर है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं आया है, तो फिर आप गठबंधन की सरकार भी चला सकते हैं, और गठबंधन की सरकार भी महत्वपूर्ण है ना। वापस चुनाव करवाने से तो ज़्यादा बेहतर है कि गठबंधन की सरकार भी आप चला सकते हो। अब अगर अब नीतीश कुमार जी और दोस्तों आपके चंद्रबाबू नायडू अगर दोनों जो है वो आ जाएं आपके विपक्ष में, और वो कहते हैं ले आओ है विश्वास प्रस्ताव, करवा लो वोटिंग वोटिंग, हम नहीं देंगे इनको वोट, तो उस कंडीशन के अंदर फिर सरकार गिर सकती है। यही होता था, आज की बात थोड़ी है। हाँ, जब आपके अटल जी ने पहली बार सरकार बनाई थी, तो पहले तो सबने कहा था आपके साथ है, फिर बाद में सरकार गिर गई क्योंकि वोट नहीं दिया। हाँ, फिर बाद में वो वापस जो है वो यही हुआ। और केवल ये थोड़ी है, गठबंधन की सरकार का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे अभी। अब बात करते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। एडजमेंट वो सब पढ़ लिया, अब ध्यान। यह प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, ये हमने ही बनाया भाई, जिसके द्वारा सांसद या मंत्री विशेष कोई भी सार्वजनिक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मंत्री से इस मुद्दे पर एक आधिकारिक बयान मांगने की जो है वो बात करते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है, याद रखना, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सार्वजनिक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और मंत्री का बयान लेने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है, अध्यक्ष की अनुमति से। कोई बहुत ज़्यादा साइन वाइन करवाने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हाँ, अब बताओ। अब अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये बेसिक बेसिक से प्रस्ताव है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है सरकार को बचाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है सरकार को जो है वो दोस्तों गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है आपकी जो है वो सरकार की निंदा करने के लिए। स्थगन प्रस्ताव लोक महत्व के मुद्दे के ऊपर है, जो एक ही हिस्से से संबंधित हो, एक विषय से संबंधित हो, तत्काल जिस पर चर्चा करना आवश्यक हो, लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, और वो भी मंत्रिपरिषद की निंदा का ही मामला होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो कोई भी सदन में लाया जा सकता है, इसलिए लाते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दो भाई, मंत्री बयान तो देवे कम से कम, ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान तो दो। तो ये जो है वो दोस्तों आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब समितियां पढ़े, अब समितियां पढ़े अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो। हम्म एक बार पूजा जी आप जो है वो टेक्निकल टीम को कॉल कर सकते हो। हाँ, बैच स्टार्ट हो रहा है 7 से। महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। महाभियोग शब्द का उल्लेख तो केवल और केवल किसके लिए किया गया है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। हाँ, तो वो अलग है, वो हटाने के लिए है, और वो राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या सर, ओएप में कोई एक ऐसा फीचर हो सकता है क्या
एक मिनट रुको, अंकित की बात सुनते हैं। ये कभी कभी अच्छी बात करता है, वैसे सारा दिन करता है वो गलत बात है। ऐप में एक नोटिफिकेशन कर सकते हैं क्या, जैसे कोई स्टूडेंट लेट हो गया तो वो पीछे की क्लास स्पीड अप करके क्लास को बराबर आ जाए, जैसे यूट्यूब पर होता है, अगर पॉसिबल। तभी तुम यूट्यूब पे लेट आते हो ना। यूट्यूब वालों को भी बंद कर देना चाहिए ऑप्शन। ऐप पर तो ऐसा ऑप्शन लाया जाए या नहीं लाया जाए, मेरा मानना है कि यूट्यूब पर भी ये जो है ना, ये फीचर बंद हो जाना चाहिए। कोई आदमी लेट आए फिर 2x करके फिर बाद में जो है वो बराबर आ जाए, बंद हो जाना चाहिए। और क्या, 2x में फिर बाद में तुम लोग जो है वो मतलब मेरी अगर कोई रिकॉर्डिंग देगी 2x में तो कितनी मतलब कितनी भुंडी लगे हैं, कितना बुरा लगा। आप तुम लोग मेरे से ऐसे पढ़ रहे हो तो मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, और आवाज़ भी मतलब अलग ही प्रकार से सुन रही है, तो ऐसे यार क्यों किसी को कार्टून बनाओ तुम 2x बना के। हाँ, तो सही नहीं लगता ऐसे 2x के अंदर। तो ये फीचर जो है वो यूट्यूब पे भी बंद हो जाना चाहिए कि तुम लेट आओ और फिर बाद में मेरे को फास्ट भगाओ। ये कहाँ का न्याय है भाई। या तो तुम समय पे आओ, या तो तुम जो है वो समय पे आओ। हाँ, मेरे को फास्ट क्यों भगाओ, मेरी तो वैसे ही स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो सही नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों, संसदीय समितियों के पार्लियामेंट कमिटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, ताकि जो है वो आप लोगों के लिए सही रहे। पार्लियामेंट में जो कमिटीज़ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी समिति होती हैं और एक दोस्तों आपकी जो है वो अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समितियां तभी होती हैं जब कोई विधेयक आता है और उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए अगर एक सदन की बने तो सेलेक्ट कमेटी, दोनों सदन की बने तो फिर आपकी जो है वो जॉइंट कमेटी। ये मैंने पढ़ा दिया। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम समिति। सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम समिति, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हाँ, बताओ करें। श्योर। चलो तो फिर बाद में बात करते हैं। अब ये समितियां बात करते हैं। आरएस बैच में एनरोल करना है, पुराने वालों को मैंने बता तो दिया। हाँ, पुराने वालों को मैंने बता तो दिया। आप लोगों के लिए जो कोड है वो बूस्टर 40 कोड है, बूस्टर 40 कोड है, और उसका उपयोग करो और आप जो है आरएस में अपने बैच को अपग्रेड कर सकते हो। 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आदर्श बैच में जाने पे। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। सर आप लिख के समझाते हो तो ज़्यादा याद होता है। हाँ, तो लिख के समझाता हूँ ना मैं। पीपीटी का वैसे ही बहुत कम यूज लेता हूँ। मैंने पूरी पॉलिटी तुम्हें बस पीपीटी तो पढ़ी है, ताकि तुम्हारे पास है तो तुम्हारा भी काम जो है वो चल जाए, है ना। और जो है वो मैंने जो है वो जनरली मैं बहुत कम यूज लेता हूँ। ये तो मैं इसलिए रखता हूँ कि ठीक है कभी कभी थोड़ा स्पीड अप हो जाए, जिन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है वो थोड़ी स्पीड अप हो जाए, इसलिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं और ध्यान देते हैं। तो संसदीय समितियां आपकी टोटल जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। और दोस्तों याद रखना, एक आपकी जो है वो स्थायी समितियां होती हैं, अस्थायी समिति। अस्थायी समिति हम लोग पढ़कर आए
अस्थायी समिति हम सभी लोग पढ़कर आए, जो आपकी किसी भी विधेयक पर जैसे एक सदन की बनती है तो परवर समिति, 2 सदन की बने तो संयुक्त समिति, 2 सदन से बने तो संयुक्त समिति। अब बात करते हैं संसदीय समितियां जो आज आपको 3 पढ़नी है, वो कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम समितियां, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम समितियां। और इन समितियों को जितने भी पावर प्राप्त होते हैं वो दोस्तों आपको आर्टिकल 105 और 118 से अपने अपने अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि 118 में कहा हुआ है कि सदन अपने नियम खुद बना सकती है, सदन अपने नियम खुद बना सकती है। अब बात करते हैं आपने यहाँ संसदीय समितियाँ जरूरत क्या थी हमारे यहाँ बनाने की। संसदीय समितियों की जो पार्लियामेंट कमेटीज हैं उनको बनाने की जरूरत क्या थी? देखो, संसदीय समितियों का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं, आपस में एक दूसरे जो है सदन में जो है वो दोस्तों जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो क्या हो सके, बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो सके, इसके लिए बनाई जाती है। तो संसदीय समितियां हमारे यहाँ ब्रिटेन की देन है। भारत में संसदीय समितियों की शुरुआत 1921 से होती है, याद रख लेना। संसदीय समितियां कार्य विभाजन, वर्क डिवीजन के कल्चर पे काम करती हैं। संसदीय समितियां जो है वो दोस्तों आपके यहाँ विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करती है। संसदीय समितियों के माध्यम से आपकी कार्यपालिका पर कंट्रोल हो जाता है। सर कैसे हो जाता है? अभी बताऊंगा। संसदीय समितियों के माध्यम से विभिन्न दलों के बीच में जो है समन्वय हो जाता है। संसदीय समितियों के बीच में जो है वो दोस्तों याद रखना, हाँ, मतलब भारतीय संसद जो है वो इन समितियों के माध्यम से जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी सरकार पे जो है वो नियंत्रण रखती है, सरकार पे नियंत्रण रखती है, याद रखें। अब हम यहाँ पे स्थायी समितियों के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कौन सी समिति के अंदर कौन कौन होता है, कौन सी समिति के अंदर जो है वो कौन कौन होता है, और इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली कमेटी आपके यहाँ पे जो है वो प्राकलन समिति है। सबसे पहली कमेटी कौन है? एस्टीमेट कमेटी। सबसे पहले कौन है? एस्टीमेट कमेटी है। हाँ, पंकजा चौहान, आप टेक्निकल टीम से बात कर लो, वो जो भी होगा वो जरूर करेंगे। जॉन मथाई की सिफारिश पर आपके यहाँ, जॉन मथाई को जानते हो, जिन्होंने आपके गणतंत्र भारत का पहला जो है वो हाँ बजट प्रस्तुत किया था, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर 1950 के अंदर जो है वो दोस्तों जो आपके बजट थे उनकी जो भी एस्टीमेट जो थे, याद आपको आर्टिकल 113 में एस्टीमेट जो थे, उनकी जांच करने के लिए कि ये जितने भी एस्टीमेट लेकर आए हैं उनकी जांच करने के लिए तथा सरकारी खर्च में मितव्ययता बरतने के लिए जो है प्राकलन समिति बनाई जाती है। बजट के जितने भी एस्टीमेट आए हैं, हाँ, लोक लेखा समिति का काम है स्व परीक्षण का, मतलब पैसा खर्च हो गया उसके बाद में लोक लेखा समिति देख रही है कि सही जगह पैसा खर्च हुआ है क्या। प्राकलन समिति ये देखती है कि ये बजट के जितने भी एस्टीमेट आए हैं, बजट के जितने भी अनुदान की मांग आई है, ये हर विभाग को दे दो, विभागीय समितियां जांच करती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ एस्टीमेट कमेटी ये देखती है कि बजट के जितने भी एस्टीमेट आए हैं, जितने भी प्राकलन जो हैं वो सही है क्या, इनमें मितव्ययता बरती गई है क्या। अब मुझे फिर तुम खुद अपने हिसाब से बता दो, अनुदान की मांग कहाँ आती है, कौन से सदन में आती है? बताओ भाई, अनुदान की मांग कौन से सदन में आती है? तुम खुद बता दोगे ये सर हाँ याद तो आ रहा है, तुम खुद प्रश्न सही कर दोगे। अगर ढंग से पढ़ा हुआ हो तो आप जो अच्छे से काम कर लोगे। लोकसभा में आती है, तो प्राकलन समिति के सभी सदस्य भी कहाँ होंगे? लोकसभा के ही होंगे। प्राकलन समिति के भी सभी सदस्य कहाँ होंगे? लोकसभा के ही होंगे। तो पहले 25 हुआ करते थे, अब कितने हैं? 30 हैं। तो 30 के 30 सदस्य कहाँ होंगे? लोकसभा के होते हैं। हर समिति का कार्यकाल, स्थायी समिति का कार्यकाल क्या होता है? 1 मई से 30 अप्रैल तक 1 वर्ष, बस याद रख लो आप, 1 वर्ष। ठीक है। तो अब प्राकलन समिति के बारे में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बजट के एस्टीमेट की जांच करने वाली, यह सरकारी खर्च में मितव्ययता लाने वाली समिति है। तो ये पूरा काम तो लोकसभा का है, और लोकसभा में ही आपके एस्टीमेट जो है वो लाए जाते हैं, बजट वही लाया जाता है, आपका जो है वो अनुदान की मांग वही लाई जाती है, सारे अधिकार उन्हीं के पास है। तो इस कंडीशन में सारे मेंबर भी उन्हीं के होंगे। कोई भी मंत्री जो है वो सदस्य नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री जो है वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर कोई सदस्य इन फ्यूचर मंत्री बन जाए तो फिर समिति का जो है वो त्यागपत्र देना पड़ेगा, समिति से जो है वो त्यागपत्र देना पड़ेगा, समिति से जो है वो त्यागपत्र देना पड़ेगा, समिति से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो फिर आगे चलते हैं।
वही आनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुनाव होते हैं, वोट देते हैं। प्राय सत्ता पक्ष का या उसके सहयोगी दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष नियुक्त होता है। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। आपकी जो है वो, हाँ, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? पिछली जो है वो कौन थे अध्यक्ष? गिरीश बापट थे। अब कौन है अध्यक्ष वर्तमान में? संजय जायसवाल। वर्तमान में कौन है ये आप अपडेट कर लेना, संजय जायसवाल। संजय जायसवाल वर्तमान में कौन है? संजय जायसवाल। याद कर लेना ये साथ के साथ, याद कर लेना ये साथ के साथ। तो संसद की सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के लोग शामिल नहीं होते हैं। प्रथम अध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर साहब थे, पिछले गिरीश बापट थे। इस बार वाली नई लोकसभा में कौन है? संजय जायसवाल। कौन है? संजय जायसवाल। कौन है? संजय जायसवाल। काम क्या करते हैं भाई ये समिति? बेसिक सी बात कि मुख्य कार्य बजट के जितने भी प्राकलन हैं उनकी समीक्षा करना और यह देखना कि जितने भी बजट के प्राकलन बने हैं उनमें मितव्ययता तो बरती गई है क्या, प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता के लिए कुछ सुझाव देते रहना। प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही जो है वो नियुक्ति करता है। ये नियम 310 के तहत इसका गठन किया जाता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखें। इस बात की जांच करना कि जो प्राकलन में निहित नीति है वो सही से जो है उसे पैसा दिया गया है नहीं दिया गया, ये सारी चीज इसका काम केवल और केवल जो है फिजूल खर्च को रोकना है। ये अपनी रिपोर्ट देता है, या तो आलोचना करती है समिति या फिर दोस्तों जो है वो सुझाव देती है। बस इनका काम केवल और केवल जो है वो क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे? इनका काम केवल और केवल बस इतना सा है। डन? श्योर? आगे चलें? हाँ, अब क्या क्या याद रखना है? प्राकलन समिति में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? तो प्राकलन समिति में आप लोगों को ये याद रखना है, प्राकलन समिति जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो एक स्थायी समिति है, जो आपके यहाँ पे 1 वर्ष की समिति है, जो दोस्तों आपकी एक संसदीय समिति है, विभागीय नहीं, पार्लियामेंट कमेटी है। और उसके साथ साथ याद रखें जॉन मथाई की सिफारिश पर जो है वो आपके यहाँ जो है वो ये 1950 में पहली बार बनी। याद रख लेना, बजट के एस्टिमेट्स की जांच करने के लिए। इसका काम केवल और केवल मितव्ययता, हाँ, मितव्ययता के लिए जो है वो ध्यान रखना और फिजूल खर्च को रोकना है। फिजूल खर्च जो है उसको रोकना है। उसके साथ साथ याद रखें कि जो प्राकलन कमेटी है उसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, और तो दोस्तों आपके टोटल 30 मेंबर होते हैं। और लोकसभा जो है वो अध्यक्ष ही जो है वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। याद रखें, प्रॉपर इसका निर्वाचन होता है, और निर्वाचन की प्रणाली वही है जो राज्यसभा वालों की थी, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली थी, याद रखना। और ये जो सब होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और वर्तमान में संजय जायसवाल साहब, वर्तमान में संजय जायसवाल साहब जो है वो दोस्तों आपके क्या है? इसके अध्यक्ष। बताओ, मामला बेस्ट गया? याद रह जाएगा सब कुछ? हाँ, कोई भी जो है वो सदस्य, इसका कोई भी सदस्य जो है वो हम्म पक्की बात, एकदम क्लियर। अगली पे चलूँ मैं, लोक लेखा समिति पे चलूँ, प्राकलन समिति। छप गया दिमाग में? बढ़िया बात है। एक ईयर बाद में दोबारा गठन होगा तो दोबारा इसके अध्यक्ष बनते हैं। हाँ, कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होगा, और कोई मेंबर अगर मंत्री बन जाए तो इस कंडीशन के अंदर जो है उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। हाँ, ये समिति जो है वो, हाँ, काम करती है, जनरली बताती रहती है, जनरली बताती रहती है। तो जनरली जो सत्ता पक्ष है वो ही अपना इसमें अध्यक्ष बनाती है। संजय जायसवाल आपके जो है वो एनडीए के ही हैं, तो इनको जो है वो अध्यक्ष अभी बनाया हुआ है। अब अगली समिति पे चलें, अगली समिति पे चलें। 20-25 मिनट बची हैं, कर लें काम।
चलो आगे बात करते हैं और ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे। अगली समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति का गठन भी सबसे पहले 1921 में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है वो दोस्तों इसका प्रोविजन था। यह भी जो है वो लोकसभा के नियम 308 के तहत इसका गठन होता है। लोक लेखा समिति भी एक संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति भी एक संसदीय समिति है। और दोस्तों याद रखें ये भी एक स्थायी समिति है और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष ही होता है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष ही होता है और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल क्या होते हैं 22 सदस्य होते हैं। और ये जो 22 सदस्य होते हैं वो दोस्तों आप लोग याद रखना, लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो बताओ किसकी चलेगी? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? भाई जिसके ज्यादा सदस्य, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये समिति आपकी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्वाचन वैसे ही होता है, जनरली विपक्षी पार्टी के जो दल होता है विपक्ष से इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। परंपरा क्या है दोस्तों? अध्यक्ष जो है वो कहां से बनाया जाता है? विपक्ष से बनाया जाता है। लोक लेखा समिति करती क्या है? ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक लेखा समिति करती क्या है? ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोक लेखा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम जो होता है ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कार्य केग की जो रिपोर्ट आती है आपके यहाँ पे, केग की जो रिपोर्ट आती है उसकी समीक्षा करना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो इतनी शानदार कमेटी है जिसका तो काम ही है कि आपको जिस चीज के लिए धन दिया गया था क्या आपने उसी के लिए धन यूज किया है? क्या धन का कहीं अपव्यय तो नहीं किया? धन बजट के अनुसार ही खर्च किया है क्या? ये सारा काम जो है लोक लेखा समिति देखती है। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि स्व परीक्षण का काम है। अब दोस्तों आपके चेंज हो गए हैं, अब आपके चेंज हो गए हैं। तो कौन है वर्तमान में? केसी वेणुगोपाल वर्तमान में कौन है? अब ये पिछली लोकसभा के, वर्तमान में अब जो है वो 2-4 दिन पहले समितियां बनी हैं आपको जो है, तो वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। कौन दोस्तों आपके अब सत्ता, हाँ विपक्ष से कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल, जो कि कांग्रेस से जो है वो दोस्तों आपके सदस्य हैं, सांसद है। तो ये बहुत, केग क्या होता है केग भी पढ़ेंगे। हाँ, महालेखा नियंत्रक परीक्षक नहीं पढ़ा हुआ तुम्हारा? वो भी पढ़ेंगे अपने यहाँ पे, वो भी आपके सिलेबस में। पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे केसी वेणुगोपाल। तो इस समिति को समझो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों? हाँ, आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है, इस कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? केग की रिपोर्ट की जांच करना, केग की रिपोर्ट की जांच करना, केग की रिपोर्ट की जांच करना। और जांच करके ये देखना कि बजट के अनुसार ही पैसा खर्च हुआ है क्या? बजट के अनुसार ही पैसा खर्च हुआ है क्या? अनुसार पैसा खर्च हुआ है या नहीं? पैसा खर्च हुआ है या नहीं, ये देखती है। याद रखना इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर दोस्तों आपके जो है वो लोकसभा से, 7 मेंबर दोस्तों आपके यहाँ राज्यसभा से। यह भी एक संसदीय समिति है, यह भी एक संसदीय समिति है। यह भी दोस्तों एक स्थायी समिति है। इसका निर्वाचन भी वही आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष ही है और इसके अध्यक्ष जनरली विपक्षी पार्टी से होते हैं। किससे होते हैं? विपक्षी पार्टी से होते हैं। जैसे अभी कौन है? केसी वेणुगोपाल है। अभी कौन है दोस्तों आपके? केसी वेणुगोपाल है। कौन है? केसी वेणुगोपाल जो है वो इसके जो है वो अध्यक्ष। याद रख लेना, याद आपको जो है वो यही रखना है। और इसकी शुरुआत, हाँ ठीक है, आपके यहाँ भारत में कब हुई ये बताओ? भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, लोकसभा में अपोजिशन के लिए 10% सीट चाहिए। 55 एक सीट हो तो उसे विपक्षी दल का दर्जा मिल जाता है। तो बताओ, हाँ इसमें भारत स्वतंत्रता पश्चात, सर इनमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा।
भारत में विपक्षी दल का जो नेता था उसकी वैल्यू 67 के बाद आती है। उससे पहले तो सबके पास जो है बहुमत होता है। उससे पहले तो सबके पास जो है बहुमत होता है। 1967 से हमारे यहाँ, तुक्का मत मारो, तुक्के से काम नहीं चलेगा। यहाँ विपक्षी दल की भूमिका पे बात हो रही है ना। 1967 से आपके जो अपोजिशन की बात हो रही है, तो 1967 से पहले तो ज़्यादा अपोजिशन की कोई चर्चा ही नहीं थी। तो 1967 के अंदर इसकी भारत में शुरुआत हुई। 1921 से अंग्रेज तो ले आए थे। स्वतंत्र भारत में अगर आप लोग देखो ना, स्वतंत्र भारत में अगर आप लोग देखो तो मीनू मसानी को जो है इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस से नहीं, जो आपका अपोजिशन है उससे सदस्य थे। तो मीनू मसानी जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और दोस्तों याद रख लेना, मीनू मसानी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और 1967 में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये पार्टी जो है 1967 में जो है वो दोस्तों जो है वो कोई भी मंत्री इसका हो नहीं सकता, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया। कोई भी मंत्री इसका जो है वो हो नहीं सकता, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया। विपक्ष की तरफ से, विपक्षी तरफ से, तो विपक्षी दल का कोई व्यक्ति पहली बार जो है वो इसका अध्यक्ष बनेगा 1967 से। पहले कौन बनते थे? अपने ही लोग बनते थे। पहले तो जनरली वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष रहते थे। पहले तो जनरली वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष रहते थे। जैसे सणमुख चेट्टी साहब जो है वित्त मंत्री है तो वही रह गए, जॉन मथाई है तो वही रह गए। तो यार वो तो क्या ही जांच करेंगे। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली याद करवा रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, प्रॉपर याद कर लेना। दोनों समितियाँ कंपेरेटिवली याद करवा रहा हूँ, प्रॉपर याद हो जाएगा आप लोगों को। देखो, प्राकलन समिति का काम क्या है? प्राकलन समिति का काम है प्राकलन की जांच करना। प्राकलन समिति का काम क्या है भाई? प्राकलन की जांच करना। प्राकलन समिति का काम क्या है? प्राकलन की जांच करना। किसकी जांच करना? प्राकलन की जांच करना। और प्राकलन की जांच करनी है मतलब बजट कैसा बना है, बजट कैसा बना है, बजट कैसा बना है, बजट में मितव्ययता बरती गई है या नहीं है, मितव्ययता बरती गई है या नहीं है, इसके लिए होती है। तो इसमें केवल लोकसभा के मेंबर हैं, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर है। लोकसभा के 30 मेंबर है। लोकसभा अध्यक्ष इनकी जो है वो नियुक्ति करते हैं और 1 वर्ष जो है वो कार्यकाल होता है। ये एक स्थायी समिति है और ये एक संसदीय समिति है। ये एक संसदीय समिति है। जायज बात है, एकदम क्लियर रह जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ 1921 से जो है वो दोस्तों प्रावधान है। स्वतंत्र भारत में जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे जो है वो दोस्तों ये समिति बनी। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष अगर आप देखें तो जॉन मथाई की सिफारिश पे ये समिति बनी। वर्तमान अध्यक्ष आप देखें तो हमारे कौन है? संजय जायसवाल है। कौन है? संजय जायसवाल है। संजय जायसवाल है। ये बताओ किस किस को क्लियर? इतनी बात क्लियर। जनरली सत्ता पक्ष से जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं, सत्ता पक्ष से जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। पहले बताओ एक समिति किस किस को, प्राकलन समिति किस किस को क्लियर? अब आपको खुद पता चल जाएगा ये मामला ही जो है वो बजट के एस्टिमेट का है, बजट के एस्टिमेट का है। हाँ, समिति से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। हम्म 1921 से तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में स्वतंत्रता पश्चात 1921 तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो संसदीय समितियां जो बनी हैं ये ब्रिटेन से हमने 1921 से ही हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से, अपने यहाँ पे तो ये 1950 में बनी है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अपने यहाँ तो 1950 में बनी है, अपने यहाँ तो 1950 में बनी है। आगे बात क्लियर समझ में? हाँ, ये दोनों ही समितियों का आपके यहाँ पे तो जो है भारत शासन अधिनियम है 1919 में उल्लेख था। स्वतंत्रता से पहले तो ये मामला जो है वो आपका 1921 से चालू है। हाँ, अंग्रेजों के टाइम से चालू है। स्वतंत्र भारत के अंदर जो है वो जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे ये मामला चल रहा है। इतना आगे बात। हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आई गणेश बात समझ में? अब बात करते हैं आपके यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी की। किसके बारे में बात करते हैं? पब्लिक अकाउंट, जो लोक लेखा समिति है। देखो, लोक लेखा समिति जो है ना उसके बारे में एक चीज याद रखना, ये दोस्तों आपकी जो है वो 1 वर्ष के लिए बनती है। ये भी एक स्थायी समिति है। ये भी दोस्तों आपकी एक संसदीय समिति है।
इसका उल्लेख भी जो है 1921 से है, इसका उल्लेख भी 1921 से है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, कोई समस्या नहीं है। अब याद रखे इसमें 22 मेंबर है, जिनमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से, 7 मेंबर आपके राज्यसभा से, 7 मेंबर आपके राज्यसभा से, क्योंकि इसका काम है केग की रिपोर्ट की जांच करना, केग की रिपोर्ट की जांच करना, केग की रिपोर्ट की जांच करना, और केग की रिपोर्ट की जांच करना इसका मेन काम है। तो दोस्तों इसमें राज्यसभा के लोग भी होने चाहिए, राज्यसभा के लोग भी होने चाहिए, राज्यसभा के लोग भी होने चाहिए। अब दोस्तों 1947 में जब ये समिति बनी, 1947 में ये समिति बनी, तो दोस्तों उस समय हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो वित्त मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होता था, जो वित्त मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता था। तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, षणमुखम चेट्टी साहब थे, षणमुखम चेट्टी साहब थे। कल ही बजट पढ़ाया, याद आ रहा होगा, षणमुखम चेट्टी साहब इसके अध्यक्ष बन गए, षणमुखम चेट्टी साहब इसके अध्यक्ष बन गए। पर 1967 से ये परंपरा बनी कि विपक्षी पार्टी से इसका अध्यक्ष बनेगा। तो मीनू मसानी को पहली बार, मीनू मसानी को जो है वो पहली बार जो है वो इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि स्वतंत्र पार्टी थे, स्वतंत्र पार्टी से थे। वर्तमान में अगर आप लोग याद करेंगे तो आपके अध्यक्ष कौन है, केसी वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल है, जो कि दोस्तों आपके कांग्रेस से है। सबसे ज्यादा बार मुरली मनोहर जोशी बीजेपी वाले रहे हुए। अब कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लो, दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लो, हाँ, ताकि कभी प्रश्न गलत होए ही नहीं। पढ़ लोगे क्या? मेरे हिसाब से, अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहा। अब कोई डाउट नहीं रहा, करंट की बुक आज आ जाएगी हर जगह। ठीक है, अब मिलते हैं कितने बजे, अब कितने बजे मिले, अब 10 बजे मिलते हैं। तुम भी थोड़े फ्री हो जाओ, मैं भी थोड़े, हाँ, उसके बाद में तुम्हें जो आज केक भी करवा ही दूंगा साथ के साथ, वापस क्लास होएगी तो केक भी करवा देंगे। इको में, हाँ, 10 बजे। 10 बजे सभी बैंकिंग के साथ। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। हाँ, और अपने साथ वालों को आदर्श बैच के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे। 8:40 में तो आज बहुत, अब थोड़ा मैं चाय नाश्ता कर लूँ। मेरे को अब थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, याद भी हो जाए, थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ेगा, ठीक था आज वाला, याद भी हो जाए थोड़ा सा। सर रिविजन क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी, ज्योग्राफी के डी सर आ रहे हैं, वो आपको रिवीजन करवाएंगे। हाँ, ये ठीक है ना।
थोड़ा सा हाई टोन की वजह से ना गला खराब हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी संचित रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, थैंक यू।